हेलो बच्चों, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 21 से। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर चैप्टर है। 21 क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले आप समझ लीजिए। द टू ends of a metal rod is maintained at temperature 100 degree Celsius and 110 degree Celsius. Full stop. The rate of heat flow in the rod is found to be 4.0 joule per second. Full stop. If the ends are maintained at a temperature 200 degrees Celsius and 210 degrees Celsius, the rate of heat flow will be. कह रहा है कि इस तरह से एक मेटल रॉड है, ठीक है, और यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो है 100 डिग्री सेल्सियस है, और यहाँ पर जो टेम्परेचर है 110 डिग्री सेल्सियस है, 110 डिग्री सेल्सियस है। ओके, इसकी अपनी क्रॉस सेक्शनल एरिया होगी और इसकी अपनी लेंथ होगी। तो इसमें रेट ऑफ जो हीट है, रेट ऑफ हीट जिसमें हम लोग लिखते हैं क्या, डी क्यू अपन डी टी लिखते हैं, या डेल्टा क्यू अपन डेल्टा टी लिखते हैं। ये दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, 4.0 जूल पर सेकेंड। ओके, अब दूसरा ये है कि दूसरा जो मेंटेन कर रहा है वो, इसका भी एरिया कितनी है, इसका भी एरिया बच्चों ए है, एरिया ए है। ये जो मेंटेन कर रहा है वो 200 मेंटेन कर रहा है, 200 डिग्री सेल्सियस, और जो अदर एंड है वो 200 कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस है, और इसकी भी लंबाई कितनी है, एल है, जैसे कि इसकी लंबाई एल है। ओके, तो जो रेट ऑफ हीट फ्लो है वो क्या होगा, मतलब कि इसका आपको निकालना है डी क्यू अपन डी टी। मान लीजिए ये 2 है, ये क्या होगा, 1 दिया हुआ है। तो सबसे पहली बात कि डी क्यू अपन जो डी टी होती है वो होती है के ए और डी टी और डिवाइडेड बटे एल, ये फार्मूला होता है। तो के एरिया और एल कांस्टेंट हो गया। कहने का मतलब है कि जो रेट है डी क्यू अपन जो डी टी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डी टी है, यानी ऐसे आप लिख सकते हैं डेल्टा क्यू अपन डेल्टा टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर डिफरेंस। तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, डेल्टा क्यू अपन डेल्टा टी सेकेंड और डिवाइडेड बटे डेल्टा क्यू अपन डेल्टा टी फर्स्ट इजिकल टू ए डेल्टा टी सेकेंड और डेल्टा टी फर्स्ट। तो ये हमको निकालना है, डेल्टा क्यू अपन डेल्टा टी कैलकुलेट करना है 2, और यहाँ पर दिया हुआ कितना 4। ये कितना दिया हुआ बच्चों, ये दिया हुआ है 210 माइनस 200, और ये दिया हुआ है 110 माइनस 100। इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 10 और डिवाइडेड बटे 10, और ये कैंसिल हो जाएगा तो मिलेगा क्या 1। यानी डेल्टा जो क्यू अपन डेल्टा जो टी है, जो रेट है वो कितना हो जाएगा 4 जूल पर सेकेंड, और यही होगा आंसर। उतना ही होगा जितना पहला का है उतना दूसरा का भी होगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग पढ़े हैं। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, एक रॉड का रेट दिया हुआ था और दूसरे रॉड का रेट कैलकुलेट करना था, जबकि एरिया, लेंथ और थर्मल कंडक्टिविटी दोनों सेम थी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्या है क्वेश्चन नंबर 22, पहले पढ़ते हैं।
अ पीस ऑफ आयरन इज हीटेड इन अ फ्लेम, एक आयरन पीस को आप हीट कर रहे हैं, इट फर्स्ट बिकम्स डल रेड, मैंने शुरू में डल रेड हो जाता है, देन बिकम्स रेडिश, येलो एंड फाइनली व्हाइट हो जाता है। द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द एबव ऑब्जर्वेशन इज पॉसिबल यूजिंग बाय, मान ली कोई फ्लेम है यहाँ पर, है ना, सपोज दैट कि इस तरह से फ्लेम है और इसमें आप किसी रॉड को रख दिए, एक रॉड है इस तरह से, ये रॉड है और ये फ्लेम है, तो ये अलग अलग आपको कलर चेंज कर रहा है ना, कलर चेंज कर रहा है, कलर चेंज। तो अगर ये कलर को चेंज कर रहा है, कलर चेंज मतलब कि वेवलेंथ चेंज कर रहा है, तो जो वेवलेंथ चेंज करेगा तो इसका मतलब है कि उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये होता है कि टेम्परेचर चेंज कर रहा है, टेम्परेचर चेंज। तो ये जो कंसेप्ट है वो कहां से मिलेगा, यहां से मिलेगा, विंस डिस्प्लेसमेंट, विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ, है ना, मैक्सिमम वेवलेंथ एंड टेम्परेचर, मैक्सिमम वेवलेंथ, मैक्सिमम वेवलेंथ एंड टेम्परेचर से एक रिलेशन कैलकुलेट करना होगा, मैक्सिमम वेवलेंथ एंड टेम्परेचर क्या होता है, लैम्डा मैक्सिमम टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू b है और डिवाइडेड बटे लैम्डा इस तरह से होगा, मतलब कि अगर लैम्डा जो है ज़्यादा होगा, है ना, तो टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। तो किसी भी रॉड को अगर फ्लेम में रखेंगे तो सबसे पहले वो रेड होगा, तो रेड होगा तो रेड का टेम्परेचर क्या होती है, सॉरी वेवलेंथ क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो रेड का टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। शुरू में ही वो उसको रेड हो जाता है तो टेम्परेचर शुरू में क्या है, कम है रॉड का, उसके बाद हल्का सा रेडिश होगा, तो रेडिश होगा तो वेवलेंथ घटेगा तो टेम्परेचर क्या होगा, और बढ़ेगा, फिर उस थोड़ा सा क्या होगा, भूरा कलर का हो जाएगा, मतलब कि व्हाइट में कन्वर्ट होगा, तो उसका वेवलेंथ और कम हो गया, है ना भाई, तो क्या होगा, उसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होगा। तो इस तरह का ये कंसेप्ट है। तो कंसेप्ट में एक ऑप्शन क्या दे रखा है, ऑप्शन आपको दिया है कि किरचॉफ लॉ ये है, तो बिल्कुल ये किरचॉफ लॉ नहीं है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है, नहीं बिल्कुल नहीं है। स्टेफेन्स लॉ है, स्टेफेन्स लॉ भी नहीं है। तो विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ, इसको विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ, तो ऑप्शन हो जाएगा विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ। और सिंपल क्वेश्चन था, क्वेश्चन जो था है ना, सिंपल क्वेश्चन था, इसीलिए कहते हैं कि नीट के अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे जरूरी क्या है, टोटल सिलेबस पढ़ना, टोटल सिलेबस पढ़ने के बाद आपको रिवीजन करना। और कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में टोटल सिलेबस कवर नहीं करता, ऐसे ही जैसे के तैसे आपको उड़ा देता है, तो खुद को पढ़ना पड़ेगा, सेल्फ करना पड़ेगा और सेल्फ डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। अब ये नहीं कि कोई पढ़ा देगा, तो ऐसा नहीं है। अब 23 जो क्वेश्चन है वो न्यूमेरिकली बेस्ड क्वेश्चन है। कह रहे कि 2 मेटल रॉड्स 1 and 2 सेम लेंथ हैव इन द सेम टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन देयर एंड्स, मतलब कि आपके पास 2 मेटल रॉड है भैया, एक यहाँ पर एक मेटल रॉड है, तो इसकी भी लेंथ L है और इसकी टेम्परेचर T1 है, यहाँ पर आपको T2 है। दूसरा भी ऐसे ही है, दूसरा है कि इसका भी लेंथ क्या है, L है, यहाँ पर टेम्परेचर T2 है, यहाँ पर टेम्परेचर T1 है। ये फर्स्ट रॉड है और ये सेकंड रॉड है। ये क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन यही कह रहा है कि फर्स्ट रॉड है और सेकंड रॉड है, सेम टेम्परेचर, ओके, सेम लेंथ सेम टेम्परेचर।
देयर थर्मल कंडक्टिविटीज K1 एंड K2 अक्रॉस क्रॉस सेक्शन एरिया A1 एंड A2। देखिए इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A1 है, इसका क्या है A2 है, इसका थर्मल कंडक्टिविटी K1 है, इसका थर्मल कंडक्टिविटी K2 है। ओके, रेस्पेक्टिवली इफ द रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन इज 1 इज 4 टाइम्स दैट ऑफ द सेकेंड। इसमें कह रहा है कि जो रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन है वो फर्स्ट का ये फर्स्ट है, वो 4 टाइम्स है किसके, सेकेंड के। यही सवाल है, ठीक है। तो कह रहा है कि इसमें क्या रिलेशन होगा, तो काफी अच्छा रिलेशन है भाई। देखिए कह रहा है कि द रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन इन फर्स्ट इज 4 टाइम्स दैट इन सेकेंड। भाई क्या लिखिएगा बताइए, फॉर्मूला तो आपको मालूम है, तो क्या लिखते हैं यहाँ पर K1 लिखते हैं, A1 लिखते हैं, और क्या लिखेगा T2 माइनस T1 लिखोगे बच्चों, और डिवाइडेड बाई L हो गया। यहाँ पर 4 लिखेंगे, यहाँ पर K2 लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे A2 लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई L। ओके, अब इस L से इस L को कैंसिल करेंगे, इससे इसको कैंसिल करेंगे, तो K1 A1 इज इक्वल टू 4 K2 और A2, यही रिलेशन होगा। K1 A1 4 K2 A2, तो पहला ही ऑप्शन है। अब देख रहे हैं, अगर ऑप्शन की बात करें तो पहला ही मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 24 फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है 24। इफ द रेडियस ऑफ द स्टार इज कैपिटल R and acts at the black body, what would be the temperature of the star in which the rate of energy is production is Q। यहाँ पर कह रहा है कि एक कोई स्टार है, ठीक है भाई, स्टार है, ओके, इसकी कोई टेम्परेचर होगी, बिल्कुल। तो ये क्या करता है कि हीट का रेडिएशन करता है, हीट का रेडिएशन करता है। तो जो इसके हीट का जो रेडिएशन है वो किस बात पर डिपेंड करेगी, इसके सरफेस पर भी डिपेंड करेगी, इसकी प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करेगी, इसके टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। इस तरह की बातें हम लोग लिखते हैं। तो रेट ऑफ जो हीट होती है, रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड है, प्रोडक्शन ये होता है, वो होता है सिग्मा A और T के पावर 4। क्या होता है बच्चों, सिग्मा A और T के पावर 4। तो कह रहा है कि जो ये डेल्टा जो Q है ना, डेल्टा Q अपन डेल्टा T जो रेट बोलते हैं हम लोग, यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा, यहाँ पर लिखेंगे इसकी रेडियस कितनी है कैपिटल R, तो लिखेंगे 4 पाई R का स्क्वायर और T के पावर 4। ये Q दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, Q है। ये रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन क्या है बच्चों, Q। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या 4 पाई R का स्क्वायर इंटू सिग्मा इंटू T के पावर 4। तो आपको निकालना है टेम्परेचर, तो T के पावर 4 इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बटे 4 पाई R स्क्वायर इंटू सिग्मा, यानी T इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बटे क्या 4 पाई R स्क्वायर सिग्मा इंटू 1 बटे कितना 4, और ये हो गया आंसर। सही है, हाँ बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। सही है ना, टेम्परेचर निकालना था आपको, टेम्परेचर निकालना था। क्यू रेट प्रोडक्शन इज टेम्परेचर, हाँ बिल्कुल टेम्परेचर निकालना था। तो ऑप्शन क्या होगा, डी। डी ऑप्शन देखिए आपको मिलेगा, टी के पावर 1 बटे 4 हो जाएगा। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 23 और 24 बिल्कुल फार्मूला पुटिंग क्वेश्चन था। आपको फार्मूला याद रहना चाहिए, और इस तरह का क्वेश्चन पहले से अगर आप बनाए हुए हैं, पहले से आप क्वेश्चन को सोल्व किए हैं, तो काफ़ी आसानी से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर वही हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 25, a slab of a stone of area 0.36 मीटर स्क्वायर। एक स्लैब है, स्लैब ऑफ स्टोन है, उसका एरिया जो दिया हुआ है 0.36 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, एंड थिकनेस जो दिया हुआ है 0.1 मीटर दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पर जो ए है, ए वो दिया हुआ है 0.36
मीटर स्क्वायर और एल जो दिया हुआ है वो 0.1 मीटर दिया हुआ है। इज exposed on the lower surface of the steam at 100 degrees Celsius, full stop, and block of ice at 0 degrees Celsius rest on the upper surface of the slab. In 1 hour 4.8 kg ice is melted. अच्छा देखिए भाई, यहाँ पर पहली बात कि T1 जिसको आप लोअर बोलेंगे वो है आपको 100 डिग्री सेल्सियस, या इसी को आप T2 कह सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 100 डिग्री सेल्सियस और T1 इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस। टाइम जो लग रहा है T बराबर वो है 1 आवर। 1 आवर मतलब कि 60 मिनट और फिर 60 सेकेंड, तो 3600 सेकेंड ये हो गया आपको T। T इज इक्वल टू 3600 सेकेंड। और इस वक्त कितना मास मेल्ट हुआ वो है आपको 4.8। तो आपको बताना है हीट कितना होगा, ये सवाल है। जबकि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस दिया हुआ है, LF जो है वो है 3.36 इंटू 10⁵ जूल पर केजी, ऐसे दिया हुआ वैल्यूज। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, कठिन नहीं है। देखिए कह रहा है कि एक स्लैब है, इस तरह का एक स्लैब रखा हुआ है, एक स्लैब हो गया, ओके। और इसकी ये जो लंबाई है वो दिया हुआ है, ये लंबाई हो गई, एरिया नहीं हो गया, ये लंबाई हो गई। वो दिया हुआ है 0.1 मीटर, है ना बच्चों। ये दिया हुआ है 0.1 और मीटर, ऐसे दिया हुआ है। और ये जो है सरफेस एरिया हो गया। एक यहाँ पर आइस रखा हुआ है, ये हो गया आइस का टुकड़ा है, आइस। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो T1 है जो 0 डिग्री सेल्सियस है, और इधर जो टेम्परेचर है T2 वो है आपको 100 डिग्री सेल्सियस है। और इसकी जो ये है आपको सरफेस एरिया ए बराबर आपको दिया हुआ है 0.36 मीटर का स्क्वायर। तो हीट का कैसे फ्लो हो रहा है, ऐसे फ्लो हो रहा है ना, हीट इस तरह से जा रहेगा। देखिए हीट ऐसे फ्लो कर रहा है, इस रास्ते से कर। तो ये हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया। बात समझे कि नहीं समझे? जिधर से वो पास करेगा तो ये हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये पास कर रहा है तो ये हो गया लंबाई। तो आप फार्मूला तो जानते ही हैं, क्या फार्मूला जानते हैं? फार्मूला ये होता है कि डेल्टा Q अपन डेल्टा T इज इक्वल टू KA, और यहाँ पर लिखेंगे T2 माइनस T1 डिवाइडेड बटे L। ये हो गया फार्मूला, ओके। तो इसमें क्या क्या वैल्यूज आपको दिया हुआ है ये देख लीजिए आप। सभी वैल्यूज को आपको यहाँ पुट करना होगा। यहाँ पर जितने भी वैल्यूज है, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ स्लैब इज, आपको थर्मल कंडक्टिविटी K का वैल्यू निकालना है, K का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख लो भाई, यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं, थोड़ा सा देखिए। इसको आप लिख सकते हैं क्या, Q लिख सकते हैं, Q डिवाइडेड बटे L लिख सकते हैं, सॉरी Q डिवाइडेड बटे T लिख दीजिए। एक लाइन और लिख देते हैं, यहाँ पर लिख दिया Q बटे T। तो Q को तो हमने Q रख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और T को हमने कन्वर्ट, T को रखना होगा, T को रखेंगे 3600, कोई डाउट नहीं। K हमको कैलकुलेट करना है। एरिया हो गया आपका क्या बच्चों, 0.36 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं है, मीटर स्क्वायर है, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे, ओके। और उसके बाद एरिया हमने लिख दिया, K लिख दिया, टेम्परेचर हो गया 100 में से 0 घटा दीजिए, और डिवाइडेड बटे L और 0.1 कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पर क्या है कि Q बराबर क्या होता है बच्चों, M इंटू L होती है, M इंटू L, Q बराबर M इंटू L। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, M इंटू L लिख देंगे, या ऐसे कर दीजिए, इसको कैलकुलेट कर लीजिए। मास आपको दिया हुआ है कितना, 4.8, मास आपको दिया हुआ 4.8, और L आपको कितना दिया हुआ है, L आपको ये है, तो ये L हो गया आपको 3.36 इंटू 10⁵। अब इसको यहाँ पुट कर दीजिए, तो यहाँ पर लिखते हैं 4.8 इंटू
3.36 इंटू 10⁵ और डिवाइडेड बटे 3600 इज इक्वल टू के इंटू 0.36 इंटू 100 डिवाइडेड बटे 0.1। अब इसी को आपको सोल्व करके और क्या करना है, के का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो आप आराम से आप लिख सकते हैं के इक्वल टू कितना लिखिएगा आप देख लीजिए, लिखिए यहाँ पर के इक्वल टू, यहाँ मिटा देते हैं इसको, सब वैल्यू पुट कर दिए हैं, कठिन नहीं है ना, बिल्कुल कठिन नहीं है, आपको बस कन्वर्ट करना है, इधर का वैल्यू उधर कर देना है। तो के इक्वल टू होगा बच्चों, इसको भेजते हैं इधर, यहाँ पर लिखेंगे क्या 4.8 इंटू 3.36 इंटू 10⁵ लिखेंगे इंटू 0.1, क्लियर है, और डिवाइडेड बटे पहले से क्या था 3600 इंटू 0.36 इंटू 100 है कि नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसको हम सोल्व कर देंगे, ये हो जाएगा 36 ये हो जाएगा 36 इंटू 0 है कि नहीं। और इन सभी वैल्यूज को अगर हम सोल्व करें तो आपको मिलेगा 1.24 जूल, यूनिट क्या होती है के का, जूल पर मीटर सेकेंड पर डिग्री सेल्सियस ऐसे होती है ना। और यही हो जाएगी आंसर। और मैथमेटिकल क्वेश्चन था, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है ना, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन कठिन है। अब सेम इसी तरह का है क्वेश्चन नंबर 26। फार्मूला को आप लिखिए और उसको इक्वेट करिए, आपका आंसर मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं क्या 26 का। 26 में है कि टेम्परेचर डिफरेंस वगैरह सब दिया हुआ है, सभी वैल्यूज आपके दिए हुए हैं और आपको कैलकुलेट करना है रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन। 26 A cylindrical metallic rod in thermal contact with two reservoirs of the heat at its two ends conducts an amount of heat Q in time t। t टाइम Q हीट कंडक्ट करता है। The metallic rod is melted and material is formed। पहले तो एक पार्ट लिख लीजिए। फर्स्ट पार्ट में है कि यहाँ पर आपको एक लंबाई दिया होगा, यहाँ पर लंबाई ऐसे दिया है, ओके, और इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है, यहाँ पर T2 दिया हुआ है, यहाँ पर T1 दिया हुआ है, और इसमें जो है Q हीट मतलब कि Q बटे T हीट फ्लो कर रहा है, यानी Q डिवाइडेड बटे T इज इक्वल टू हीट फ्लो कर रहा है। और यहाँ पर लिखेंगे K, फिर यहाँ पर लिखेंगे A, और यहाँ पर लिखेंगे T1 माइनस T2 डिवाइडेड बटे A। पहले इक्वेशन लिख दिया मैंने, पहले जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग। फिर से आप क्वेश्चन को सुन लो। अ सिलिंड्रिकल मेटालिक रॉड in thermal contact with two reservoirs of the heat at its two ends conducts amount of heat Q in time t। ठीक है ना, Q हीट जा रहा है T टाइम में, तो ये आपको रेट हो गया। फुल स्टॉप। द मेटालिक रॉड इज मेल्टेड एंड मटेरियल इज फॉर्म्ड इनटू रॉड ऑफ हाफ ऑफ रेडियस ऑफ द ओरिजिनल रॉड। तो कह रहे हैं ना कि इसके हाफ रेडियस में उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं, मेल्ट कर दिया है, इसको मेल्ट करके बदल दिया, ओके। रॉड, ओरिजिनल रॉड। तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हीट प्रोडक्शन इन न्यू रॉड व्हेन प्लेस्ड इन द थर्मल कंडक्ट ऑफ द टू रिजर्वायर्स इन टाइम टी। ठीक है ना। अब इसको क्या किया, इसको मेल्ट कर दिया। तो मेल्ट कर दिया ना, तो इसकी जो रेडियस है, अब यहाँ पर ए है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा। जब मेल्ट कर दिया और रेडियस क्या कर दिया, उसका हाफ कर दिया, तो इस तरह से हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। अब ये भी T1 और ये भी क्या है बच्चों, T2 है। तो इसकी एरिया जो है ना ए डैश हो गया। क्या हो गया बच्चों, एरिया ए डैश हो गया, और लेंथ भी क्या हो गया, एल डैश हो गया।
थर्मल कंडक्टिविटी वही रहेगी। अब आपको निकालना है Q डैश डिवाइडेड बटे T इजिकल टू K वही रहेगा बिल्कुल। A डैश यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर T1 होगा माइनस T2 हो जाएगा बच्चों, और यहाँ पर क्या हो जाएगा L डैश हो जाएगा। ये सवाल हो गया। अब क्या करते हैं कि हमको निकालना है Q डैश, तो हम क्या करते हैं कि इसको डिवाइड करते हैं, यानी B डिवाइडेड बटे A कर देते हैं, B डिवाइडेड बटे A। तो B डिवाइडेड बटे अगर A हम करेंगे तो क्या मिलेगा Q डैश बटे T, Q बटे T इजिकल टू K A डैश, K A डैश, और यहाँ पर क्या हो गया T1 माइनस T2 होगा डिवाइडेड बटे L डैश होगा, और के ए फिर क्या होगा T1 माइनस T2 होगा डिवाइडेड बटे क्या होगा L होगा। तो यहाँ पर क्या होगा ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल होगा, तो Q डैश बराबर Q इजिकल टू A डैश बटे L डैश इंटू L डिवाइडेड बटे A। तो A का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, A में हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। A डैश में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बटे 4, चूंकि हाफ है। क्या कह रहे हैं बच्चों, ये हाफ है। अब ये कैसे निकालेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम क्या रहेगा कांस्टेंट, तो लेंथ भी निकल जाएगा यहाँ से, वॉल्यूम कांस्टेंट में लेंथ निकलेगा। तो क्या मिलेगा यहाँ पर लिखेंगे बच्चों कि ए एल इजिकल टू ए डैश एल डैश। तो ए तो आपको पता है, ए आपको पता है क्या होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एल, और ये क्या है पाई आर स्क्वायर बटे 4 इंटू एल डैश। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो एल डैश इजिकल टू हो जाएगा 4 इंटू एल। कोई डाउट नहीं? तो अब यहाँ पर आप पुट कर देंगे वैल्यूज को। देखो ए डैश की जगह पर ये पुट कर देना है, ए की जगह पर आपको पता है ये पुट करना है, ओके। तो एल डैश की जगह पर 4l पुट कर देना है, तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा, Q डैश मिल जाएगा, किस रेट से हीट फ्लो कर रहा है ये आपको मालूम हो जाएगा। तो अगर हम ऐसे लिखें Q डैश डिवाइडेड बटे क्या बच्चों Q इजिकल टू ए डैश, यानी पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बटे 4, और पहले से है यहाँ पर एल डैश, तो एल डैश का वैल्यू है 4 इंटू एल, और इंटू यहाँ पर है एल, यहाँ पर क्या है पाई आर का स्क्वायर, पाई आर का स्क्वायर। तो ये और ये कैंसिल, फिर ये कैंसिल, 1/16 होगा, यानी Q डैश बटे Q, तो Q डैश इजिकल टू Q डिवाइडेड बटे 16, ये हो गया आंसर। कोई प्रॉब्लम? तो एक ऑप्शन है Q बटे 16, बी ऑप्शन है, बी जो ऑप्शन है बच्चों वो Q बटे क्या है 16 ऑप्शन है, ओके। काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप समझ रहे होंगे क्वेश्चन को, कोई डाउट यहां तक नहीं? अब बात करते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27, the total radiant energy per unit area normal to the direction of incidence received at a distance r from the center of a star of radius r whose outer surface radiates at the black body at a temperature T Kelvin। कोई एक स्टार है, ठीक है, और उसकी रेडियस कितना है स्मॉल r है, और उसका टेम्परेचर कितना है T है। तो क्या करेगा एनर्जी को रेडिएट करेगा, आपको ये पता है। तो एनर्जी को रेडिएट करेगा, तो इसको कैसे रेडिएशन करेगा एनर्जी का, ये इस तरह से रेडिएट करते हैं एनर्जी को। तो यहाँ पर लिखते हैं ना Q डिवाइडेड बटे T इजिकल टू सिग्मा A और T के पावर 4 लिखते हैं। तो Q बटे T इजिकल टू क्या लिखेंगे सिग्मा इंटू 4 पाई आर का स्क्वायर इंटू टी के पावर 4, ऐसा हम लोग लिखते हैं फॉर्मूला जो रेडिएट करती है। अगर कोई स्टार है और उसका टेम्परेचर कितना है कैपिटल T है, और उसकी रेडियस कितनी है
स्मॉल आर है तो जो एनर्जी रेडिएट करेगा वो इसी तरह से करेगा, जिसको हम लोग पावर भी बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पावर। इसको पावर भी बोलते हैं। यानी पावर इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर टी। ये स्टेफेंस लॉ के अनुसार, सॉरी, टी के पावर 4, ये आप पढ़े होंगे स्टेफेंस लॉ के अकॉर्डिंग, मतलब कि जिसको सिग्मा रेडियस ऑफ स्टार, सॉरी स्टेफेंस कांस्टेंट जिसको बोलते हैं। ओके, तो इसी को आप ऐसे कह सकते हैं कि सिग्मा जो है स्टेफेंस कांस्टेंट बोलते हैं, स्टेफेंस कांस्टेंट है, स्टेफेंस कांस्टेंट। इसको पावर भी आप पावर बोल सकते हैं ना, पावर ही है, इसको पावर कहते हैं। और यहाँ पर हो गया आर, जो हो गया स्मॉल आर, और रेडियस ऑफ स्टार हो गया, रेडियस ऑफ स्टार। इसी को पावर लिखेंगे तो पी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। पी इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर इंटू टी की पावर 4। अब ये नहीं कि कैपिटल आर यहाँ दे दीजिएगा, कैपिटल आर नहीं देंगे, क्यों? क्योंकि उस स्टार की जो रेडियस है वही है। अब कह रहे हैं कि जो रेडिएंट पावर है पर यूनिट एरिया, रेडिएंट पावर पर यूनिट एरिया वो कितना होगा, यही पूछा है, एट ए डिस्टेंस आर से, आर डिस्टेंस पर। मैंने कहने का मतलब ये हुआ कि इसका अपना पावर होगा ना, ये रेडिएट करेगा। अब यहाँ से अब आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, तो इसको आप एज्यूम करेंगे क्या, स्फीयर जैसा एज्यूम कर लेंगे, पॉइंट सोर्स है तो स्फीयर जैसा एज्यूम कर लेंगे। तो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो रेडिएंट एनर्जी है, क्या पूछा है बच्चों? हाँ, रेडिएंट पावर है ना, पावर पर यूनिट एरिया, ठीक है, रेडिएंट पावर पर यूनिट एरिया। तो क्या लिखेंगे? रेडिएंट पावर पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया। तो पावर तो हमको मिल गया है, इसको मान लेते हैं कि एस सिंबल दे देते हैं, इसका एस सिंबल दे देते हैं। तो क्या हो गया? पावर बटे एरिया हो जाएगा, पावर बटे एरिया, यानी पावर और एरिया कितना हो जाएगा बच्चों? 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर। तो एस इज इक्वल टू पी यहाँ पर कैलकुलेट किए हैं, सिग्मा है, सिग्मा नॉट 6, सिग्मा 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर इंटू टी के पावर 4 और डिवाइडेड बटे 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो ऐसे मिलेगा, एस इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 इंटू टी के पावर 4 और डिवाइडेड बटे आर का स्क्वायर। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी स्मॉल आर का भी स्क्वायर है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, एस इज इक्वल टू सिग्मा आर स्क्वायर डिवाइडेड बटे कैपिटल आर स्क्वायर इंटू 4 और टी के पावर 4, यही आंसर होगा। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना। देखो भाई, क्वेश्चन क्या है कि ये जो एक हॉट बॉडी है, एक स्टार है, उसकी अपना रेडियस दिया हुआ है, तो ये कितना पावर जनरेट करता है, ये आप स्टेफेंस लॉ से कैलकुलेट करते हैं, तो ये पावर है। अब कह रहा है कि यहाँ पर कितना पर यूनिट एरिया रिसीव किया जा रहा है, तो यहाँ से रेडियस कितना है, कैपिटल आर है, ये छोटा वाला के स्मॉल आर है इसका, और एक बड़ा सा स्फीयर एज्यूम करेंगे, तो हमको कितना पावर ऑब्जर्व कर रहा है, मान लीजिए कि यहाँ पर कोई आदमी है, तो वो इस स्टार की वजह से कितना पावर पर यूनिट एरिया ऑब्जर्व कर रहा है। तो एक गोला कंसीडर करेंगे, बहुत बड़ा गोला। अब वो गोला कैसा होगा, स्फेरिकल होगा, तो उसकी अपनी एक एरिया होगी और इसका पावर होगा। बड़े वाला गोला का एरिया होगा और इसका अपना पावर होगा, तो निकालेंगे क्या, पावर बटे एरिया। वो कह भी दिया है डेफिनेशन के लिए, पर यूनिट रेडिएंट पावर पर यूनिट एरिया, क्या लिखा है, पर यूनिट एरिया लिखा हुआ। तो ये हो गया इसका आंसर, क्लियर है। और एस क्या है, वही रेडिएंट पावर पर यूनिट एरिया को एस का सिंबल दे दिया, कोई डाउट। और क्वेश्चन नंबर जो 28 है इसी का पार्ट से, लेकिन वो जनरल फॉर्मेट है, सेम यही पार्ट है, लेकिन वो फॉर्मेट क्या है बच्चों, जनरल फॉर्मेट है। और ये क्या है, ये इसमें था कि कुछ आपको क्यू वगैरह करके दे दिया हुआ था, उसमें डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करके केल्विन में लाना है वैल्यूज। तो क्वेश्चन नंबर 28,
28 में आप देखिए उसी तरह का आपको ऑप्शन मिलेगा, सेम टू सेम उसी तरह का ऑप्शन मिलेगा। कह रहे हैं कि एज्यूमिंग द सन टू हैव अ स्फेरिकल आउटर सरफेस ऑफ द रेडियस आर, ठीक है ना। कह रहा है कि आपको मान लेना है कि ये सन हो गया, ठीक है, ये सन है। अब इसकी अपनी रेडियस दिया हुआ है स्मॉल आर और इसकी टेम्परेचर दिया हुआ है T डिग्री सेल्सियस। अलाइक अ ब्लैक बॉडी, कैसा रिवायर कर रहा है, ब्लैक बॉडी। तो यहाँ पर क्या निकालेगा, हीट निकालेगा, रेट ऑफ हीट। ये आपको पता ही है क्या निकाल रहा है, Q/T। क्या निकल रहा है बच्चों, Q/T। क्या लिखते हैं इसमें, सिग्मा इंटू इसकी एरिया, मतलब कि 4 पाई आर का स्क्वायर। फॉर्मूला लिख लीजिए, सिग्मा ए कैपिटल T के पावर 4, सिग्मा ए कैपिटल T के पावर 4, यानी सिग्मा इंटू 4 पाई आर का स्क्वायर इंटू T के पावर 4 और Q/, क्या हो गया, T। सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर और T के पावर कितना हो गया बच्चों, 4 हो गया। द पावर रिसीव्ड बाई अ यूनिट सरफेस नॉर्मल टू द इंसिडेंट रे एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सन इज, यही सवाल है, सवाल यही हो गया। तो यहाँ पर क्या होगी, इसको पावर लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, पावर, Q/T को P इजिकल टू सिग्मा इंटू 4 पाई आर का स्क्वायर और फिर T के पावर कितना, 4। तो यहाँ से ये जो है R डिस्टेंस पर कोई आदमी है सपोज दैट, और ये रिसीव कर रहा है पर यूनिट एरिया के हिसाब से, जो एनर्जी है पर यूनिट एरिया। तो नाउ एनर्जी रिसीव्ड पर यूनिट एरिया एंड टाइम। तो क्या लिखते हैं इसको, S लिख देते हैं, S। तो क्या लिखते हैं बच्चों, पावर डिवाइडेड बटे, सॉरी यहाँ पर टेम्परेचर जो दिया था ना वो T डिग्री सेल्सियस दिया था, तो यहाँ पर कैपिटल T है, तब पुट कर देते हैं यहाँ पर पुट करें क्या, T+273, अब सही है, के पावर 4 केल्विन में लग के चले गए ना। टेम्परेचर को क्या लिखेंगे, कितना दिया हुआ है, T डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है ना, T डिग्री सेल्सियस। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, T+273 केल्विन मिलेगा, ऐसे। कैपिटल T इजिकल टू T डिग्री सेल्सियस, तो T+273 केल्विन आ गया, ओके। तो यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, T+273 और इसका पावर 4। तो सोल्व करेंगे यहाँ पर पावर डिवाइडेड बटे एरिया कितना होगा, बड़ा वाला एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। तो S इजिकल टू मिलेगा, S इक्वल टू आपको मिलने वाला है पावर, यानी ये P मिलेगा, बिल्कुल सॉरी, P/, एरिया। तो यहाँ पे मिलेगा सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू स्मॉल t प्लस 273 इसका पावर 4, और यहाँ पर मिलेगा बच्चों 4 पाई कैपिटल R इसका स्क्वायर, ये हो गया कैंसिल। तो S इजिकल टू हुआ सिग्मा इंटू आर का स्क्वायर T+273 और इसका पावर 4 और डिवाइडेड बटे R का स्क्वायर, ये हो गया आंसर। S इक्वल टू सिग्मा आर स्क्वायर, S इक्वल टू सिग्मा आर स्क्वायर डिवाइडेड बटे आर स्क्वायर T+273 के पावर 4। ये था क्वेश्चन नंबर 28। क्लियर। अब बात करते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 29। A black body at 2 to 7 degrees Celsius radiates heat at the rate of 7 calorie per centimeter square. At the temperature 7 to 7
डिग्री सेल्सियस द रेट ऑफ हीट रेडिएंट इन द सेम यूनिट विल बी, सेम यूनिट में होना चाहिए। मतलब कि जो रेट ऑफ हीट होती है आपको डेल्टा क्यू बटे डेल्टा टी इज इक्वल टू होता है सिग्मा ए और टी के पावर 4, यही होता है। ओके, तो सबसे पहला जो है इसको हम रेट आर मान लेते हैं। आर इज इक्वल टू रेट हो गया ये सिग्मा ए और टी के पावर 4, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपको R1 R2 डिवाइडेड बटे R2 करना है। तो R2 डिवाइडेड बटे R1 अगर हम करें तो क्या मिलेगा, सिग्मा ए T2 के पावर 4 सिग्मा ए T1 के पावर 4। तो R2 इज इक्वल टू R1 और यहाँ पर क्या मिलेगा T2 डिवाइडेड बटे T1 इसका पावर 4। तो R1 का जो वैल्यूज है वो दिया हुआ 7 कैलोरी, 7 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड इंटू T2 के पावर 4। T2 है आपको 727 डिग्री सेल्सियस है, 273 केल्विन में कर दिया और 227 प्लस 273 इसका आप कर दिए पावर 4। तो यहाँ पर लिखेंगे 7 कैलोरी सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड और यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 और ये हो गया 9, फिर ये भी होगा 0 और ये हो गया आपको 9 और एक हो गया 10। ओके, यहाँ पर हो गया 0, फिर ये भी हो गया 0 और ये हो गया आपको 4, एक हो गया 5, ये 4 हो गया। तो ये और ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर मिलेगा क्या 2। तो यहाँ पर हो गया 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कैलोरी सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड, यानी R2 इज इक्वल टू हो गया 7 इंटू 4 और 4 16, 4 इंटू 4 60। तो ये हो गया आपको कितना 112 कैलोरी सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड। सेम यूनिट है तो सेम यूनिट में आपको पूछा है तो 112 यही आंसर हो जाएगा। पूछा है लास्ट में कि आपको यूनिट नहीं लिखना है, मतलब कि सेम यूनिट में आपको लिख देना है वैल्यूज को। क्लियर है? हो गया? ओके, ये हो गया R2 आपको मैंने रेट निकल गया। अब लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 30 है और फार्मूला है, वो जो है ना फार्मूला पुटिंग क्वेश्चन, जिसको फार्मूला हम लोग बोलते हैं कि फार्मूला है, क्वेश्चन नहीं है, फार्मूला है वो। तो क्वेश्चन नंबर 30 The two ends of the rod of the length L and uniform cross-section area A are kept at two temperatures T1 and T2. The rate of heat transfer dQ upon dt through the rod steadily. कह रहा है कि एक रॉड है, ये कितना हो गया T2 और ये हो गया T1। इसकी लंबाई कितनी है L, इसकी लंबाई A है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है। तो इसमें जो रेट ऑफ हीट फ्लो हो रहा है वो हो रहा है क्या dQ अपन dt, यही ना होता है। तो dQ अपन dt जो होता है यहाँ पर होता है थर्मल कंडक्टिविटी होती है K A और क्या होती है dt होती है और यहाँ पर हो जाती है L, या ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा Q अपन डेल्टा T रेट फ्लो इज इक्वल टू K A और T2 माइनस T1 डिवाइडेड बटे L, और यही हो गया आंसर। तो देख लीजिए ऑप्शन तो आपको पहले ही दिखाई दे, नहीं
ऑप्शन जो है आपको ऑप्शन जो है सी दिखाई दे रहा है, सी ऑप्शन होगा। ओके, ऑप्शन नंबर सी। तो आज हम लोग 30 तक सोल्व किए हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पर स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।